आज हम लोग जो है पुष्यभूति वंश या जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, वर्धन डायनास्टी या पुष्यभूति डायनास्टी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। पहले पढ़े हैं आप लोग? हैं? हाँ, पहले पढ़े होंगे आप लोग। हर्ष को जानते होंगे आप लोग, हर्षवर्धन को। भूति वंश को ही हम जो है वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। संक्षेप में इसका अध्ययन करें तो पीछे हम लोग गुप्तों के बारे में पढ़ रहे थे। तो गुप्त काल के बाद विकेंद्रीकरण की प्रकृति बढ़ी, क्षेत्रीयता की भावना को काफ़ी विस्तार मिला, और जिसके चलते जो है वल्लभी में मैत्रक, पंजाब के हूण, मालवा और मगध में आपके उत्तर गुप्त, इसी तरीके से कन्नौज में मौखरी वंश, और थानेश्वर में पुष्यभूति वंश उसी में से एक था। और पुष्यभूति, इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही थे। द डायनास्टी वॉज नोन एज पुष्यभूति डायनास्टी आफ्टर पुष्यभूति थे, और इनका समय 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 7वीं शती के पूर्वार्ध तक था। और इस समय थानेश्वर और उसके आसपास, थानेश्वर कहाँ है आप जानते हैं? हरियाणा में, याद रखिएगा। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में है। थानेश्वर में जो है पुष्यभूतों ने अपना राज्य स्थापित, थानेश्वर के आसपास। और इनका क्षेत्र अगर आप कश्मीर को छोड़ देंगे तो पूरा उत्तर भारत, नर्मदा के इधर, नर्मदा के उत्तर लिखे उधर, पूरा उत्तर भारत में फैला हुआ था। कश्मीर को छोड़ करके इनका क्षेत्र था। और बताया पुष्यभूति थे। इस वर्धन वंश की बात अगर आप करेंगे तो इसमें नरवर्धन थे। नरवर्धन के बाद राजवर्धन 2 हुए हैं, राजवर्धन प्रथम और आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो वर्धन वंश में नरवर्धन, राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन थे। और वर्धन वंश को शक्ति और प्रतिष्ठा, महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का कार्य प्रभाकर वर्धन ने किया। ये नरवर्धन के बेटे हुए राजवर्धन प्रथम, आगे चल के राजवर्धन द्वितीय भी हैं, फिर आदित्यवर्धन हुए, फिर प्रभाकर वर्धन हुए। और इस वर्धन वंश को शक्ति और प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य जो है प्रभाकर वर्धन ने किया। आप इनको वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य के विस्तार के लिए मौखरी से, ये बात कर रहा था कन्नौज के मौखरियों से इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। मौखरी गया के आसपास के रहने वाले थे, गया के निवासी थे, और ये भी माना जाता है कि गुप्तों के सामंत थे। और परिस्थिति देख करके इन्होंने भी अपना वंश स्थापित कर लिया। हरिवर्मा मौखरी वंश के संस्थापक थे। कभी आता है मौखरी वंश के संस्थापक थे कौन थे? हरिवर्मा याद रखिएगा। हरिवर्मा मौखरी वंश के ही एक शासक थे, गृहवर्मा थे। और प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के सिंहासन पे आसीन थे। उन्होंने कन्नौज से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि मौखरी वंश की बात की। मौखरी वंश जो कन्नौज का वंश था, वह उसके संस्थापक हरिवर्मा थे। उन्होंने उसी वंश के एक शासक गृहवर्मा से अपनी बेटी, क्या नाम था? राजश्री। प्रभाकर वर्धन हुए। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान हुए। प्रभाकर वर्धन के एक पुत्र थे, जानते हैं आप, राजवर्धन। द्वितीय पुत्र उनके, इनसे छोटे हर्षवर्धन जो बड़े महत्वपूर्ण राजा हुए। और इनकी एक बहन थी, इनका नाम था राजश्री। ठीक, तो ये प्रभाकर वर्धन की 3 संतान हुई। प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी इन्हीं राजश्री का विवाह जो है गृहवर्मा, जो मौखरी वंश के राजा थे, जो कन्नौज का मौखरी वंश था,
प्रभाकर वर्धन ने ये बताया नरवर्धन, नरवर्धन के बाद राजवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान हुई, बड़ा पुत्र उनका राजवर्धन, उससे छोटे हर्षवर्धन और बेटी राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया कन्नौज के मौखरियों से। बताया मौखरी वंश के संस्थापक हरिवर्मा थे, ये भी गुप्तों के सामंत माने जाते हैं, इनका निवास क्षेत्र गया के आसपास था। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजश्री का विवाह गृहवर्मा से कर दिया, ठीक, दोनों को संबंध स्थापित करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ विधि की लीला ऐसा हुआ कि ये प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो राजवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पे बैठे, थानेश्वर हरियाणा में, याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन नहीं रहे, तो पिता के मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे राजवर्धन को सिंहासन मिला, वो सिंहासनारूढ़ हुए और थानेश्वर के सिंहासन पे बैठते ही उन्हें पता चला कि बंगाल का शासक, गौड़ शासक, क्या नाम था उसका, शशांक, और मालवा के शासक देवगुप्त, शशांक और देवगुप्त दोनों ने मिल करके कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया? आक्रमण किया कन्नौज पे आक्रमण किया, वही जहां इनके गृहवर्मा इनके बहनोई और राजश्री बहन किसकी? राजवर्धन की। अब प्रभाकर वर्धन तो दिवंगत हो गए। प्रभाकर वर्धन के दिवंगत होने के बाद उनके पुत्र राजवर्धन थानेश्वर की गद्दी पे बैठे और बाद में ऐसा पता चला कुछ समय के बाद कि बंगाल के शासक का क्या नाम था? शशांक था। शशांक ने मालवा के देवगुप्त राजा के साथ मिलकर के कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इनके जो राजवर्धन जी के जो बहनोई थे गृहवर्मा, इनकी हत्या कर दी। देखिए, सब हिंदू एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, उन्होंने हत्या कर दी। सिंहासन के लिए सब कुछ सब चलता है, तो उन्होंने देवगुप्त और क्या कहते हैं कि शशांक ने मिलकर के कन्नौज पे गृहवर्मा की हत्या कर दी और इनकी बहन जो थी राजश्री को इनको कैद कर लिया। अब राजवर्धन साहब शांति से कैसे बैठे? राजवर्धन ने सूचना पा करके तुरंत कन्नौज की तरफ कूच किया, वहाँ पहुँचे, देवगुप्त को तो पराजित कर ले गए, लेकिन जो बंगाल का गौड़ शासक शशांक था उसने विश्वासघात से राजवर्धन की हत्या कर दी। यही राजवर्धन जी का काम खत्म हो गया। राजवर्धन के बाद 16 साल की उम्र में उनके छोटे भाई हर्षवर्धन सिंहासन पे बैठे। और अच्छा, आपको मालूम है कि 606 में सिंहासन पे बैठे, मात्र 16 साल की अवस्था में। 16 साल के राजा बने थे हर्षवर्धन, 16 साल की उम्र के, ठीक है, मतलब कितना, यानी क्लास 11 में जितने आप लोग क्लास 11th में थे, 11th में तो रहे होंगे, उसी समय जी हर्षवर्धन राजा बन गए थे। और हर्षवर्धन 606 में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में राजा बना और थानेश्वर की गद्दी संभालते ही हर्षवर्धन ने सबसे पहला काम ये किया कि उसके बहनोई की जो हत्या करने वाला था उसकी तरफ, देवगुप्त को तो मार डाला था, शशांक ने धोखे से उनके बड़े भाई की हत्या कर दी थी। तो शशांक बदला लेने के लिए कन्नौज की तरफ बढ़ा, लेकिन जब वो कन्नौज जा रहा था तो रास्ते में कामरूप के शासक थे उस समय भास्कर वर्मन, उनका एक दूत था, उसका नाम हंसवेग था, वो मिला, उसने संधि का प्रस्ताव रखा, कहा कि बस हम आप दोस्त हो जाएं। तो परिस्थिति ऐसी थी कि हर्षवर्धन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उनसे मित्रता कर ली और फिर राजश्री को कैद से छुड़ाने के लिए, बताया ना कि राजश्री को कैद कर लिया गया था, उन्हें पता चला कि राजश्री जो है कैद छुड़ा करके आगे कुछ दूर गया तो उसे पता चला कि राजश्री कैद से भग गई हैं और अब भग करके वो विंध्याचल की तरफ गई हैं। तो फिर बाद में उन्होंने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को ढूंढ निकाला और जाहिर सी बात है उस समय सती प्रथा थी, इसीलिए राजश्री जो है पति के मृत्यु के बाद अपने कैद से छूटने के बाद वो सती होने की तैयारी कर रही थी और आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उन्होंने जो है अपनी बहन को खोज निकाला और राजश्री को लेकर के फिर कन्नौज गए। कन्नौज जाने के बाद वहाँ स्थिति विकट थी क्योंकि राजा
उनके बहनोई थे नहीं, उनकी हत्या हो चुकी थी। उनके कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बाद में वहाँ जो मंत्री थे और खुद राजश्री ने अपने भाई से कहा, भैया अब आप ही कन्नौज संभालो। वहाँ के जो मंत्रीगण थे वो भी सब जो है सहमत थे। इस तरीके से हर्षवर्धन का, जो थानेश्वर के हर्षवर्धन थे, कन्नौज पर भी इनका राज हो गया। और कन्नौज बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, आप जानते हैं ना। ये क्या कहते हैं, दोआब का, ये जो है ऊपरी दोआब का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये दोआब का जो है ये मध्य क्षेत्र है, बड़ा उपजाऊ और फर्टाइल क्षेत्र है। तो कन्नौज को उन्होंने कब्जा, मतलब अधिकार के राजा हो गए वहाँ के, कब्जा क्या कर लिया मंत्रियों और स्वयं राजमाता कहिए राजश्री की मदद से। चूँकि गृह वर्मा और राजश्री की कोई संतान नहीं थी और कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो वहाँ के मंत्रियों और राजश्री की सहमत से हर्षवर्धन उन्होंने कन्नौज का गद्दी संभाली और राजनीतिक केंद्र के रूप में कन्नौज को उभारा और उत्तर भारत में एक बहुत ही मजबूत साम्राज्य की स्थापना की उन्होंने। और 7वीं सदी में कन्नौज की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। कन्नौज का बड़ा बढ़िया किलाबंदी कर ली गई। और इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, वो जानते हैं बाण भट्ट हर्ष चरित्र ने लिखी है। उनके दरबारी कवि थे, पहले राजाओं के दरबार में आप जानते ही हैं कवि हुआ करते थे। आज भी इक्का दुक्का परंपरा दिखती है। ये साहित्य प्रेमी हैं, साहित्य के संरक्षण के लिए कुछ लेखक कवि नहीं तो आज कुछ मीडिया वालों को ही रख लेते हैं जो उनकी चापलूसी किया करते हैं। उसी का परिस्थिति रूप समझिए। तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। बाण भट्ट बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने हर्ष चरित्र लिखा और हर्ष चरित्र से हर्ष के प्रारंभिक शासन के बारे में वर्णन देती है। और हर्ष चरित्र, हर्षवर्धन और ह से ही ह्वेनसांग साहब जो है ये चीनी यात्री थे, चीनी ट्रेवलर थे। चाइना में बौद्ध धर्म अच्छा खासा फला फूला और ह्वेनसांग आए और 7वीं शताब्दी में आए और वो यहाँ 15 साल रहे। ह्वेनसांग जो है 1-2 दिन नहीं 15 साल है। और हर्षवर्धन आपकी जो ये जो है 606 से गद्दी में बैठे और 647 तक, यानी आप कितना कहेंगे 41 वर्ष इन्होंने शासन किया। ठीक है, थानेश्वर से राजधानी अब कन्नौज हो गई, कन्नौज पे शासन किया। और हर्षवर्धन बताते हैं कि ह्वेनसांग बताते हैं कि हर्षवर्धन की सेना बड़ी बड़ी थी, इसमें 1 लाख घुड़सवार थे। कैवलरी कितने थे? 1 लाख थे। और बताते हैं 60,000 जो है हाथी की सेना थी और 1 लाख घुड़सवार थे, अच्छी खासी सेना थी। और हर्ष को उन्होंने बताया कहा कि ये शिव और क्या कहते हैं कि सूर्य, भगवान सूर्य के और शिव के उपासक थे। और ह्वेनसांग ने बताया कि हर्ष का एक और नाम बड़ा आता है, शिलादित्य किसका नाम है, याद रखिएगा। शिलादित्य किसका उपनाम है? देखिए सवाल हो गया ना। शिलादित्य हर्षवर्धन का ही टाइटल है, सब उपनाम है। राजपुत्र भी कहा इन्होंने अपने आप को। तो याद रखिएगा ये हर्षवर्धन का शासन कहाँ से कहाँ तक रहा। बाण भट्ट हर्षचरित्र सब लोग जानते हैं हर्ष के बारे में। हर्ष का नाम शिलादित्य भी था। ठीक, बहुत आसान सी बहुत चीज़ें हैं जिसको आप जानते हैं। और ये बात और ध्यान रखने की भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी इन्हीं को कहा जाता है। हालांकि ये कट्टर हिंदू नहीं थे, आज भी तरीके से कुछ धर्मांध हिंदू हैं, उस तरीके से हिंदू नहीं थे। हर्षवर्धन बड़े अच्छे हिंदू थे, सच के हिंदू थे। तो वो इतने कट्टर नहीं थे। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, कहा था भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। ना तो इनका शासन ही कोई पूरे भारत भर पे फैला जैसा नहीं था। बताइए आपसे कि कश्मीर छोड़ करके उत्तर भारत में इनका शासन था। तो न तो पूरे देश पे शासन था, न तो ये कोई बहुत कट्टर हिंदू थे बड़े। और हाँ, ये हर्ष के समय में जो है उत्तर भारत में सामंती युग की शुरुआत हुई, इसलिए जाना जाता है ये। और पूरब में अगर आप देखेंगे तो इनकी लड़ाई शशांक से हुई। पूरब, अब यहाँ खड़े हो तो इधर कहेंगे पूरब में जो इनकी लड़ाई जो है शशांक से हुई। और दक्षिण में जो है चालुक्य वंश के राजा थे, आपका नाम सुना होगा, पुलकेशियन द्वितीय, नर्मदा के तट पे उन्होंने दक्षिण में रोक दिया। तो पूरब में शशांक से इनकी भिड़ंत हुई और दक्षिण में जो है चालुक्य वंश के राजा जो पुलकेशियन द्वितीय थे एट द रिवर, नर्मदा रिवर पे, वहाँ उन्होंने रोक दिया। ये इनके राज क्षेत्र की बात हो गई। और थोड़ा सा इनके जो है इनके प्रशासन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रशासन का जहाँ तक सवाल है वर्धन वंश के हर्षवर्धन का, तो इस समय राजतंत्र था, आप जानते हैं राजतंत्र। तभी तो आपने देखा ना कि प्रभाकर वर्धन के बाद
राज्यवर्धन, राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन है। यानी राजा जो है पेट से ही उत्पत्ति होती थी राजा की, राजा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बन सकता था। और राजा के दैवी सिद्धांत में ये भी होता है कि लोग मानते हैं कि राजा जो है इसमें दैवी शक्ति है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, उससे काम आसान हो जाता है। आप किसी राजा के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि राजा के आदेश को आप ईश्वरीय आदेश मानते हैं। और प्रशासन का बात जहाँ तक है वैसे ही था, ग्राम था, विषय था, भुक्ति थी और राष्ट्र था, उसी तरीके से स्ट्रक्चर था। यानी ग्राम मिलके, कई ग्राम मिलके विषय बनाते थे, विषय पद भुक्ति, और विषय मिलकर के भुक्ति बनाते थे, और भुक्तियों से मिलके राष्ट्र बनता था। और जहाँ तक कर की बात है तो यही कर थे, हिरण्य था आपका, भाग था, बलि था। हिरण्य आप जानते हैं नगद भुगतान होता था, भाग जो है क्या था, ये फसल आपका क्रॉप का शेयर था, फसल का हिस्सा था। और बलि जो है ये राजा को मिलने वाला कर था, राजा को मिलने वाला कर। ये बात हो गई। ये तीन कर हिरण्य, भाग और बलि, और राज्य की व्यवस्था वैसे ही ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र में थी। और हर्ष के समय हर्ष ने क्या किया, सबसे बड़ी जो सामंती युग की शुरुआत किया कि उन्होंने अपने जो उनके पदाधिकारी थे, जो अमला था, उसको, पुरोहितों को जो है वो पुरस्कार देना हो, वेतन देना हो तो जमीनें देते थे भाई साहब। यानी वेतन और पुरस्कार के रूप में खुल करके जमीन दिया गया। और जो हेनसांग बताते हैं कि जो राजा की जो आय होती थी उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता था। पहला ये था कि भैया राजकाज चलाने के लिए, राजकीय कार्य के लिए। दूसरा काम था कि कुछ अलग कर दिया जाता था, तभी ना इतना विद्वानों की चर्चा के लिए, यानी राज्य के कार्य के लिए, राज्य के कार्य के लिए, उसके बाद विद्वानों के लिए अलग पैसा निकाला जाता था। एक हिस्सा निकाला जाता था जो उनके ऑफिस बियरर्स थे, जो अमले थे, पदाधिकारी थे, उनके वेतन भत्तों के लिए निकाला जाता था। और एक हिस्सा जो है वो रिलीजियस पर्पस के लिए निकाला जाता, नहीं, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए भी अलग अलग जो पैसा आता था उसको अलग कर दिया जाता था। हेनसांग जैसा बताते हैं। हेनसांग ये भी बताते हैं कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं था। कहते हैं भाई साहब हमको इतनी सुरक्षा मिली थी, भाई राजा की, भाई हेनसांग विदेशी आती थी, जैसे आज राजदूत आते हैं तो राजदूतों को जो सुरक्षा मिलती है वही हर्षवर्धन की तरफ से उनको मुहैया कराई गई थी हेनसांग साहब को। लेकिन इसके बावजूद भी डकैतों ने उनका माल उड़ा दिया है। बावजूद इसके कि उस समय ऐसा नहीं था कि सजा कड़ी नहीं थी, बड़ी सख्त सजा थी। जो आदमी डकैती करता था उसे जो है क्या कहा, आज जैसे आज जो है किसी दल विशेष के खिलाफ बोलने पे राजद्रोह मान लिया जाता है, ऐसा नहीं था। उस समय जो है डकैती को राजद्रोह माना जाता था। और जो है जो डकैत होते थे उनका दाहिना हाथ जो है इस तरह से काट लिया जाता था। बावजूद इसके हेनसांग साहब की जिनको इतनी सुरक्षा प्राप्त थी उनको डकैतों का सामना करना पड़ा। ठीक है। हर्षवर्धन के विषय में आप जानते हैं कि वो शैव थे, शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जो वो हेनसांग के संपर्क में आए, हेनसांग 15 साल रहा। भाई कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है, तो वो भी जो है बौद्ध समर्थक हो गए। 647 तक हर्षवर्धन साहब रहे, और 2 साल पहले तक 645 तक, मुझे लगता है कि 645 तक रहे। तो 15 अगर आप घटा दीजिए तो 630 से लेके 645 तक उनके साथ रहे। अब आप सोचेंगे ये आए क्यों थे? ये आए इसलिए थे कि भाई नालंदा में कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था, उसकी बड़ी चर्चा थी। वहाँ 10,000 छात्र, 10,000 भिक्षु शिक्षा लिया करते थे। इसके अलावा उनकी एक रुचि और थी कि चल करके देखें बौद्ध साहित्य के बारे में, कुछ और साहित्य तलाशा जाए। रुचि का विषय था बौद्ध धर्मों को, ग्रंथों को एकत्र करने के लिए। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्मों की भारत जो है मातृभूमि है, इस नाते आए थे कि कुछ बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करेंगे, चल के नालंदा में स्टडी करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी में। उस समय जो शीलभद्र थे, आचार्य शीलभद्र जो है उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के क्या वाइस चांसलर कहिए, विश्वविद्यालय था तो कुलपति होंगे ना, तो उस समय कुलपति हुआ करते थे। हेनसांग कहते हैं कि कृषकों को शूद्र कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि उस समय ब्राह्मण और क्षत्रियों की स्थिति भी सामान्य ही थी। माल जो है खाते थे, वही विलासिता का जीवन जो है 2 ही लोग जीते थे, एक पुरोहित और दूसरा सामंत।
जो उनके इर्द गिर्द पुरोहित थे और सामंत थे वही मालू असबाब खूब रखते थे, विलासिता का जीवन जीते थे। बाकी जो अन्य ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। फेनसांग बताते हैं कि शूद्रों को कृषक कहा जाता था। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो जमादार और मेहतर होते थे उन्हें गांव के बाहर रखा जाता था। और एक बड़ा रोचक प्रसंग, वो कहते हैं कि वो प्याज और लहसुन खाते थे। फेनसांग कहते हैं कि जो बाहर रहते थे, चांडाल रहते थे, वो प्याज और लहसुन खाते थे। आज हम सब प्याज लहसुन खाते हैं। तो ये बात हो गई। कर की जहाँ तक व्यवस्था थी बड़ा कठोर नहीं था, उतना करों का विकास नहीं हो पाया था। या ये कहिए मौर्यों के समय तो बड़ी जटिल कर की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर टैक्स था वो 1/6 था, जैसा होता है भूमि का 1/6 था। और हर्ष के विषय में एक खास बात और है कि जो है उसमें जो है एक वो जाते थे हर 5 साल में जा करके वो एक बड़ी सभा आयोजित करते थे। और क्या कहते हैं कि हर 5 साल पे, हाँ, वो प्रयागराज जाते थे और प्रयागराज जा करके एक विशाल सम्मेलन आयोजित करते थे और वहाँ खूब दान पुण्य करते थे, जन कल्याण का कार्य करते थे। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना बताया कि कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय आवासीय था। वहाँ पे जो है 10,000 छात्र, 10,000 भिक्षु वहाँ रहा करते थे। और ऐसा बताते हैं हेमसांग की जो 100 गाँव का राजस्व जो था, 100 ग्राम का जो रेवेन्यू आता था, राजस्व आता था, उसके पैसे से ये जो है नालंदा महाविद्यालय आचार्यशील वर्द थे। वर्ष के समय हेमसांग के समय वाइस चांसलर थे। तो 100 ग्राम का राजस्व आता है। लेकिन इसिंग इससे सहमत नहीं है। इसिंग कहते हैं जो 670 में आए, वो कहते हैं नहीं 100 ग्राम से कहाँ खर्चा चलेगा। उनकी अपनी गणना थी इसिंग की कि नहीं 200 विलेजेस के जो रेवेन्यू होते थे वो कलेक्ट होते थे, उनसे उनका एक्सपेंडिचर होता था। तो ये बात हो गई। हेमसांग बताते हैं कि जो हेमसांग साहब ने खुद प्रयागराज में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, 6वां कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसको हेम साहब ने खुद अटेंड किया था। और एक बात याद रखिएगा कि उस समय बौद्ध धर्म जो 18 शाखाओं में विभाजित हो चुका था और ये महायान, ये नालंदा महाविद्यालय, बता दिया फिर महा से याद रखिएगा, ये महायान से शाखा से संबंधित था। और हर्ष ने जो है और हर्षवर्धन जो है इनके हेमसांग के संपर्क में आकर के ये भी जो है बौद्ध धर्म के कुछ काफ़ी इन्होंने समर्थन दिया और उनकी बड़ी सहानुभूति थी। और हर्ष महायान के प्रभाव में आकर के हर्ष ने कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन किया। कन्नौज में विशाल सम्मेलन किया, बड़ा लंबा चौड़ा सा, ऐसा नहीं होता रैली होती है रैला, तो इसी बड़ा कॉन्फ्रेंस किया, सभा बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, विशाल सभा, महासम्मेलन। और उसी तरीके से एक सम्मेलन उन्होंने क्या किया, सम्मेलन उन्होंने कहाँ किया, प्रयागराज में किया। प्रयागराज में उन्होंने महासम्मेलन किया। 5 साल बाद आते थे वो आकर के अपना सब कुछ लुटा के। इस प्रयागराज महासम्मेलन की बात बताई जाती है कि यहाँ सम्राट हर्ष ने अपना वस्त्र जो है छोड़ करके सब कुछ दान कर दिया। खाली जो शरीर पे कपड़ा था तन पे उसी को रखा, बाकी जितना रुपया पैसा धन दौलत था सब जन कल्याण के लिए दान। यही वजह है कि आप देखेंगे प्रयागराज में हर्षवर्धन की एक तस्वीर, पता नहीं उद्घाटन हुआ कि नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से ढकी पड़ी थी, अब शायद हो गया है। तो सम्राट हर्ष की बताई से अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, कभी एग्जाम में आता है अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को याद रखिएगा। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने कश्मीर से जो है भगवान बुद्ध का दांत ला करके यहाँ कन्नौज संघाराम में जो है स्थापित किया था। एक बात और हो गई, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये 3 किताबें हैं, हर्ष क्या कहते हैं इसको कि नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद, ये 3 नाटक हैं। बड़े अच्छे रचयिता भी थे और उन्होंने जो है 3 नाटक लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक, ये भी एग्जाम में आता है। वो तो देखिए हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्टे थे जिन्होंने हर्षचरित लिखा था, लेकिन ये प्ले है, ये कहा जाता है कि ये प्ले जो है ये हर्षवर्धन ने लिखा था, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, याद रखिएगा। बट इसमें एक लोचा ये भी है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि एक धावन नामक, ये मान के चलिएगा ये हर्ष के नाटक हैं, इन्हें माना जाता है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद,
लेकिन विद्वानों की कमी थोड़ी है जो उधेड़-बुन करते रहते हैं। उन्होंने कुछ लोगों ने ये बताया कि नहीं, धाम के कवि था, उसको पुरस्कार देकर के हर्षवर्धन ने ये रचना अपने नाम से लिखवाई।